जय हिंद दोस्तों। मैं विनय कुमार आज फिर से एक बार आप सभी के अपने YouTube चैनल वीके इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने बेसिक फाउंडेशन बैच में जो कक्षा 10वीं के लिए चलाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो नए साथी जुड़े हैं उनको बता दें कि ये बेसिक फाउंडेशन बैच है एक कक्षा 10वीं के लिए 2026 में आप एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये बिल्कुल ही फ्री है, आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। इसमें एक भी आपका पैसा नहीं लगेगा और साथ ही साथ टेली ग्रुप में ज्वाइन होकर आप टेली ग्रुप में क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। जिस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए तो हम लोग अपने बेसिक फाउंडेशन बैच में हिंदी के 5वें चैप्टर जो काव्य खंड हम जो चला रहे हैं, काव्य खंड का 5वां चैप्टर जिसका नाम है भारत माता, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए तो बिना देर किए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, ताकि वो भी इस बेसिक फाउंडेशन बैच का लाभ उठा पाए। चलिए सबसे पहले भारत माता तो आप लोग जानते हैं, हम लोग भारत देश में रहते हैं तो हम लोग भारत को माता कहकर पुकारते हैं। ये उसी भारत माता के बारे में जिक्र किया है यहाँ पर कवि ने। एक कविता है, इस कविता के जो लेखक है उनका नाम सुमित्रा नंदन पंत है। लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन जो पंत है वो इस कविता को लिखे हुए हैं। पहले हम कवि के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो कवि से भी बहुत ज्यादा आते हैं। पाठ से भी आता है लेकिन कवि से भी ज्यादा पूछता है। जो भी लेखक होते हैं उनके बारे से ज्यादा पूछता है। जो लेखक से, लेखक के माता कौन था, पिता कौन थे, ये सब पूछता है। चलिए पहले हम लेखक के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो देखिए इनके जो पिता थे, पहले इनके पहले जन्म पहले पढ़ रहे थे, जन्म कब हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 20 मई 1900 को। 20 मई 1900 को इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ हुआ था जन्म? एक है कौसानी, कौसानी अल्मोड़ा है। कौसानी नाम का जगह, कौसानी अल्मोड़ा। ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड। कौसानी अल्मोड़ा कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। इनका जो जन्म हुआ था कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था गंगादत्त पंत। गंगादत्त पंत। और जो माता जी थी इनकी, उनका नाम था सरस्वती देवी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 20 मई 1900 को। 20 मई 1900 को। और ये कहाँ हुआ था? कौसानी अल्मोड़ा, एक नाम का जगह है कौसानी अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अगर राज्य पूछे तो उत्तराखंड, अगर जगह पूछे तो कौसानी अल्मोड़ा। पिता गंगादत्त पंत और माता सरस्वती देवी। यहाँ तक याद रहेगा। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो है, ये जो थे बचपन में ही कविता लिखना प्रारंभ कर देते थे। बचपन जब थे, जब छोटे थे तभी से ये कविता लिखते हैं, क्योंकि इनको स्कूल में भी काव्य रचना के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। किंतु इन्होंने स्थायी लेखन कब से प्रारंभ किया? स्थायी लेखन जो प्रारंभ किया वो 1915 से किया। जब वो 15 साल के हो गए तब से। 1915 से एकदम मान रहे तो छोटे थे, 5 से 7-8 साल के थे तब भी ये लिखते थे। 1915 से किया। उसके बाद जब रचनाओं में, जब इनकी जब हिंदी में जब कविता लिखने में इनकी इतने योगदान था कि छायावाद उस वक्त युग था, जो 1900 के बाद जो था छायावाद युग कहलाता है, उसमें इन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर एक हिंदी को मजबूत करने में एक स्तंभ अपना भी दिया।
तो ये जो थे छायावाद युग के कवि थे। पूछा था कि किस युग के कवि थे? छायावाद युग। छायावाद युग में इन्होंने अपनी जो भी इनका योगदान है वो बहुत ज्यादा है। स्तंभ जो भी इन्होंने दिया है लेखन लेखन करके वो बहुत ही ज्यादा है। साहित्य को बढ़ाने के लिए, साहित्य तो लेखन जो भी है उसको बहुत ही बढ़ाने में हेल्प किए हैं। इसके बाद आता है कि पूछा जाता है कि ये जो थे एक लोकयातन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना भी किए थे। लोकायतन देखिए, एक संस्था इन्होंने स्थापना की थी। संस्था, संस्था का नाम था लोकायतन। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था। लोकायतन संस्कृति। ये जो लोकायतन है ना, इस नाम से एक रचना भी की है, किताब भी लिखे हैं। जो इनका अंतिम जो किताब था, ये लोकायतन नाम से किताब भी लिखे है। ऐसे तो संस्था का नाम है लेकिन एक किताब भी लिखे है जो अंतिम इनका किताब था। इसके बाद इनके बारे में बताया जाता है कि ये जितना भी लिखे थे इनके लिए इनको भारत सरकार ने बहुत से पुरस्कार दिए। इनके लेखन के लिए भारत सरकार ने इनको बहुत से पुरस्कार दिए। जैसे कि 1961 में इनको पद्म भूषण, 1961 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। पद्म भूषण ये एक भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान होता है। 3 नंबर का। एक पर आता है भारत रत्न, 2 पे पद्म विभूषण और 3 पे पद्म भूषण और 4 पे पद्म श्री। 4 ही भारत के उच्च सम्मान है। 4 में जो इनको 3 नंबर पर आता है वो इनको मिला था 1961 में। और इनके लेखन के लिए भी कुछ साहित्य में इनको मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो साहित्य के लिए मिलता है, लेखन के लिए जो पुरस्कार मिलता है उसमें इनको साहित्य अकादमी भी मिला था, ज्ञानपीठ भी मिला था। देखिए ये 2 कविता लिखे थे, एक कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद एक कविता है। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था। साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये जो था 1960 में मिला था। कब? 1960 में। और एक चिदम्बरा लिखे हैं, चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक कब मिला था? तो 1969 में। 1969 में इनको साहित्य के लिए दोनों पुरस्कार मिले, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो पद्म विभूषण है, भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान है, वो इनको मिला था। और संस्था ये छायावाद युग के कवि हैं। इनका लेखन कब से प्रारंभ हुआ? 1915 से अस्थायी। माता सरस्वती देवी, पिता का नाम गंगादत्त पंत, और 20 मई 1900 को कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इनकी मृत्यु और रचनाएं उसे पढ़ देख लेते हैं। रचनाएं उसे और भी एक ये हैं। रचनाओं का नाम युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन। ये 3 फेवरेट इनकी रचनाएं जो सबसे प्रसिद्ध हैं। और भी है जैसे बीड़ा, पल्लव, और स्वर्णीकरण। और इसके बाद इनकी मृत्यु, इनकी जो मृत्यु थी 28 दिसंबर 1977, 28 दिसंबर
1977, यानी जो थे 1900 से लेकर 1977 तक इनकी पूरी जीवनी है। इतना से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। यही है इनके बारे में जो भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा लेखक के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ के बारे में। जो पाठ लिखे है भारत माता, ये उस समय लिखे हैं जब अंग्रेजों का शासनकाल था। अंग्रेज कैसे पीड़ा देते थे, कैसे दुख, भारत माता कैसी दुख झेल रही है, ये सब इसमें बताया गया है। चलिए तो हम इसको इरेज करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अपना इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। जो भारत माता पाठ है इसको हम समझते हैं बारी बारी से, लाइन लेकर। चलिए, आपको स्क्रीन पर कुछ लाइनें देख रही होगी, उसको हम पढ़कर सुनाते हैं और आपको समझाते हैं लाइन बाय लाइन। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। भारत माता ग्रामवासिनी मतलब कि भारत माता जो है ग्रामवासी। पूछा जाता है कि ग्रामवासिनी कौन है। कवि ने ग्रामवासिनी किसे कहते हैं, यानी गांवों में निवास करने वाला, गांव में रहने वाला। वासिनी मतलब गांव में रहने वाला। ग्रामवासिनी कौन है? ग्रामवासिनी भारत माता। उसके बाद खेतों में फैला श्यामल, यानी खेत जो है वो हरे भरे है। खेत जो है वो हरे भरे है। धूल भरा मैला सा आंचल, यानी जो आंचल है वो धूल भरा है। पूछा था कि भारत माता का आंचल कैसा कवि ने प्रस्तुत किया है। आंचल कैसा है? तो धूल भरा, यानी उसमें धूल लगा हुआ है बहुत ही, मैंने पूरा एकदम गंदा है, धूल भरा। गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा यमुना में आंसू जल यानी क्या है? आंसू आंख में आते हैं। इसमें कवि ने गंगा यमुना को भारत माता की आंखें बताया है। गंगा यमुना को क्या कहा है? आंखें। गंगा यमुना भारत माता की आंखें। भारत माता की आंखें, भारत माता की आंखों को दर्शाया गंगा यमुना को अगर। एक गंगा है तो एक यमुना है, दोनों में आंसू जल यानी आंसू भरे हुए है। मिट्टी की प्रतिमा, यानी मिट्टी की प्रतिमा कौन है? तो भारत माता है। ग्रामवासिनी कौन है? तो भारत माता है। मिट्टी की प्रतिमा कौन है? तो भारत माता है। और उदासीनी मतलब उदास भी है और उदास है, क्योंकि अंग्रेज इतना अत्याचार कर रहे हैं कि उनकी से भारत माता बहुत ही उदास है। उसके बाद जो लाइन है, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दैन्य जड़ित अल्प अपलक नत चितवन, अधरों में चीर नीरव रोदन, युग युग में तम विश्राम, वह मन वह अपने ही घर में परवासिनी। कह रहा है कि वह इतनी दयनीय स्थिति में है, उनकी जो माने उनके जो संतान है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। किसान उसान सभी लोग बहुत ही दयनीय स्थिति है, दयनीय उनकी दयनीय दशा है, दयनीय स्थिति है। वो बोल रहा है कि वो अपने ही घर में परवासिनी बनी। युग युग माने बहुत ही युग से उनको दुख मिल रहा है और वो अपने ही घर में परवासिनी बनी हुई। परवासिनी मतलब जो दूसरी जगह का होता है। अब भारत माता अपने ही घर में परवासिनी बनी हुई, तो परवासिनी भी कौन है? ग्रामवासिनी के साथ साथ परवासिनी भी यही है। परवासिनी, परवासिनी कवि ने किसे कहा है? तो भारत माता को। परवासिनी या मिट्टी की प्रतिमा, ये सब भारत माता को कहा गया। चलिए इसके बाद हम अगली लाइन को देखते हैं। इसके बाद जो लाइन है,
ये देखिए इस लाइन में बहुत ही मजेदार बात कहे कवि ने, 30 कोटि सनातन नग्न, 30 कोटि सनातन नग्न तन, मतलब जो 30 कोटि यानी 30 करोड़, जो भारत उस वक्त की आबादी 30 करोड़ के आसपास थी, तो इन्होंने एक अंदाजा लगाया 30 कोटि यानी जो 30 करोड़ जो जनता, इनकी जो सनातन संतान है, 30 कोटि संतान नग्न, यानी जो भी संतान है इनकी भारत माता की, मतलब भारत माता में रहने वाले नागरिक, उन्हीं को संतान बुलाया कवि ने। वो नग्न तन यानी कि नंगे तन है, मतलब उनका कपड़ा भी नसीब नहीं है। अर्धक्षुधित यानी कि आधा खाए हुए है, आधा पेट खाए हुए हैं, और शोषित है, निर्वस्त्र है। शोषित यानी बहुत ही उन पर कठिनाई के अंग्रेज बहुत ही अत्याचार करते थे, बहुत ज्यादा वो अत्याचार करते थे। वो कर इतना, जैसे खेती होता था तो उसमें ज्यादा टैक्स लेते थे, मारते भी थे, अत्याचार करते थे। इसलिए बोला कि जो भी शोषित हैं और निर्वस्त्र है, बिना वस्त्र के, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, यानी भारत माता के जो भी संतान है वो सभ्य है, अशिक्षित है, यानी बिना पढ़े लिखे हैं, और निर्धन, नतमस्तक, निर्धन यानी कि बिना धन के, उनके पास कोई धन है और नतमस्तक है। तरु तल निवासिनी, अपने ही जमीन पर गुलाम की तरह जीने के लिए मजबूर है। चलिए देख लीजिए कैसे हैं। अब बता, 30 कोटि संतान पूछा है कि कितने, 30 कोटि यानी 30 करोड़, 30 करोड़। तो कैसे हैं उनकी जो संतानें हैं, 30 करोड़ संतान अशिक्षित हैं, अशिक्षित यानी पढ़े लिखे नहीं है। उसके बाद निर्वस्त्र हैं, ये सभी इन कवि ने दर्शाया है कि जो 30 करोड़ जनता है वो निर्वस्त्र है, बिना खाए पिए, अशिक्षित है, असभ्य है, और अपने ही घर में घुट घुट कर जीने के लिए, तरु तल यानी घुट घुट जीने के लिए मजबूर है। उसके बाद का जो लाइन है, स्वर्ण सय पर पद तल लंटित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। स्वर्ण सय पर पद तल लंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदत कंपित, अधर मन सीमित, राहु ग्रसित सरदेन्दु हासिनी। यानी कहा है कवि ने कि धरती भी वैसे ही सहिष्णु हो गई है जीने के लिए। धरती सा सहिष्णु कोई नहीं, मतलब सहिष्णु माने बहुत ही सहने वाला। धरती को क्या कहा है कवि ने, तो धरती को सहिष्णु, धरती सहिष्णु हो चुकी है। कैसे, तो क्रंदत कंप, जैसे ही कि कांपते हुए चंद्र, बोला है ना सरदेन्दु हासिनी, मतलब जो शरद ऋतु का चंद्र होता है, सरदेन्दु यानी शरद ऋतु का चंद्र, शरद ऋतु का चंद्र, जैसे कि राहु ग्रसित है, राहु से जब ग्रसित होकर जब चंद्र ग्रहण लगता है, जैसे कि वो ठंड शरद ऋतु में वो कम कांपते हुए, थरते हुए मजबूर है रहने के लिए, वैसे ही जो धरती भी सहिष्णु हो चुकी है वो भी ऐसे ही रहने के लिए मजबूर है। क्या करे। चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा। शरदेन्दु माने शरद ऋतु का चंद्र, याद रखिएगा। इसके बाद का जो लाइन है, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाच्छादित, आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। यानी चिंते की बात है कि जो वैसी ये बहुत ही नभ की तरह, नभ एकदम आकाश, बहुत ही नभ यानी आकाश होता है, जो नभ है ना इसमें नभ, और चिंतित भ्रिकुटी में चिंता की बात है कि जो नभ है वो नभ यानी आकाश, नभ वाच्छादित मतलब कि वाष्पाच्छित हो चुका है, वो भी बिल्कुल वायुमंडल रहित हो चुका है, काला पड़ चुका है आकाश। और आनंद श्री छाया शशि उपमित, जो छाया है वो नहीं बन पाए, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। सोच लीजिए ज्ञान मूढ़ को बनकर बैठी हुई है भारत माता, जो भारत माता है वो ज्ञान मूढ़ बन,
अज्ञानी की तरह बैठे हुए है। वही भारत माता जिसमें जहां पर गीता का प्रकाशन होता है, जहां पर गीता लिखा गया था, सोच लीजिए, वो बिना अज्ञानी की तरह बैठे हुए है। गीता प्रकाशनी, गीता कहाँ लिखा गया था? गीता जो श्री कृष्ण लिखे हैं वो कहाँ लिखे हैं? यहीं पर भारत में ही नो, प्रकाशनी। वो ज्ञान मूढ़ बनकर, ये कौन है गीता प्रकाशनी? भारत माता। याद है गीता प्रकाशनी कौन है? तो भारत माता। इसके बाद का जो अंतिम जो 4 लाइन है, सफल आज उसका तप संयम, सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरित हरती जन मन भय, भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। बोल रहा है कि जो सफल हो चुका है उसका तप संयम। कवि कल्पना करते हुए कहते हैं, ये आजादी से पहले लिखा गया कविता, कल्पना करते हुए लिखे कि जो महात्मा गांधी से प्रेरित थे, क्योंकि महात्मा गांधी से भेंट किए थे। बोले कि अहिंसा में रहकर वो उनको लग रहा है कि अब लगता है कि भारत माता का विकास होगा, भारत आजाद हो जाएगा और उसका जीवन का विकास होगा, जो जग जननी है। हरती जन मन भय, मतलब कि लोगों के जो मन से भय को हटाया जाएगा और उनको अंग्रेजों के खिलाफ एकत्र किया जाएगा अहिंसा के माध्यम से, और हम लोग देश आजाद हो जाएगा और भारत माता विकास करेगी। यही कवि का आशय है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा पाठ समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करिए। अपने दोस्तों को भी इस बेसिक फाउंडेशन बैच के बारे में बताइए, ताकि वो भी इस फाउंडेशन बैच का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आप भी होने वाले क्विजों में अपना भाग ले सके और अपनी स्कोर को बढ़ा पाए। चलिए, आज के लिए इतना ही।